प्यारे बच्चों, अगर आप इस साल 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, या तो इस साल आप आबाद हो जाइएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा का सिस्टम बदल चुका है, बहुत सारे नई चीजें आ रही हैं जो पता चलेगा कि जो पढ़े वो आएगा ही नहीं, जो आप तैयारी किए वो आएगा ही नहीं। क्योंकि मैं खुद पर्सनली मैं कितना दिन से मैं देख रहा हूँ, कल का जो एग्जाम हुआ फिर आज का एग्जाम हुआ, उसको मैंने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि इस साल जो क्वेश्चन जो है पहले के क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को घबराना नहीं है, जल्दी से जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज जो परीक्षा हुआ, जो साइंस का परीक्षा हुआ है, उसका जो आंसर की है मैं आपको देने वाला हूँ। तो झट से अपना क्वेश्चन लेकर आइए और मिलान कर लीजिए। ये जो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये जो है साइंस का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं ये वाला है जिसका विषय कोड जो है 112। विषय कोड कितना है? 112 है। और ये जो है अनिवार्य विषय के रूप में आपको परीक्षा देना था। तो जल्दी से झट से जो है अपना क्वेश्चन अपने पास ले लीजिए और पता लगाइए कि आपका कितना क्वेश्चन का जो है आंसर सही है। तो आप जो है इस साल जो है क्या करने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे हम अपने प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि एक जो 30 प्रश्न है, कितने प्रश्न है? तो 30 प्रश्न है, और जवाब कितना का देना है? 25 प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बता रहे थे कि उनका जो है सिर दर्द करने लगा है, क्योंकि जो पढ़े हैं, जिस प्रकार से पढ़े हैं वह परीक्षा में पूछा नहीं है, वो कुछ अलग से पूछ दिया है। तो बच्चे जो है जाके कन्फ्यूज हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है आपका मजा लेने के लिए, तो इस बार का क्वेश्चन वही है, आपका मजा लेने के लिए सेट किया गया है, थोड़ा सा लीक से हट कर। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि आप कितना सही बना कर आए हैं, है ना। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाइए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में, ताकि वे भी पता लगा ले कि कितना क्वेश्चन जो है वे बना पाए हैं। बहुत ऐसे स्कूल के बच्चे हैं जिनका परीक्षा अभी नहीं हो रहा है, तो वे लोग भी देख लेंगे तो उनको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से हो जाती है। तो जो किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या हो जाती है? ऑप्शन ए ज़्यादा देखिएगा इसका। ऑप्शन ए है संपाती, बी है दूर, सी है नज़दीक, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या है? बी, दूर हो जाती है। दूसरा प्रश्न क्या है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है अचर रहता है, सी है घटता है, डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या लगता है क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा कि इसका आवर्धन ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बढ़ता है। आप लोग ने देखा होगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अनंत पर जब वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है और वास्तविक होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, प्रतिबिंब बड़ा होते होते जाता है। वक्रता त्रिज्या पर तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हो जाता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बड़ा बनते बनते जो है बड़ा होते जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। मैं देखिए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता रहता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आप अपना क्षमता का पता आप लगा लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। आप लोग अपना ये वाला जो क्वेश्चन है अभी खोल लीजिए और जल्दी से जो है आप लोग चेक कीजिए कि, और कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही है। फिर आते हैं 3 नंबर प्रश्न में। दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। तो दाढ़ी बनाने के दर्पण जो होती है, कौन सा दर्पण होता है? दाढ़ी का दर्पण, हजामती दर्पण, अवतल दर्पण होता है। तो उसकी क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त क्या है? ऑप्शन ए बहुत छोटा द्वारक, ऑप्शन बी बहुत छोटी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी बहुत बड़ी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी तो फोकस दूरी भी उसकी क्या होगी? बड़ी होगी। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो पी और एफ के बीच में जब आप चेहरा रखते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनता है, जिससे छोटी सी छोटी चीज़ चेहरे की दिखाई दे देती है, जिससे आप जो है
दाढ़ी बनवाते हैं तो को पता चल जाता है। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? क्या लगा कि आए कन्फ्यूजियाए तो नहीं है? कन्फ्यूजियाए हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा आपकी तैयारी बढ़िया से नहीं हुई है। तो आप जो है अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई इस साल पैटर्न चेंज हो जाएगा। इस साल जैसे हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते थे, इस साल नहीं पूछे जाएंगे, कुछ बदलाव होने वाला है। तो अगर आप रोज वीडियो देखते होंगे तो जरूर मैं उस बदलाव को आपको शेयर करता रहूंगा। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, बड़ी वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है परावर्तन, सी है अपवर्तन और डी है वन विक्षेपण। तो अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या लगा के आए हैं परीक्षा में अपने? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन में ही स्नेल का नियम है जो प्रकाश के रंग को बताता है, बाकी कहीं नहीं है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगर आपका प्रश्न गलत हो रहा है, उत्तर गलत लगा के आए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको फिर से जो है अच्छा से फिर से मेहनत कीजिए, दिन रात एक करके मेहनत कीजिए। तो अच्छा से देखिए, मेहनत का फल कभी बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि ऐसे घूमते घूमते हम परीक्षा पास कर जाएंगे, पुराना मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक देख के रट के, तो ऐसा कुछ इस साल होने वाला नहीं है, बर्बाद हो जाइएगा इस साल। तो 5 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 5 नंबर प्रश्न कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। आज तक परीक्षा में प्रश्न ये नहीं आया था, ये सीबीएसई बोर्ड का प्रश्न है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है क्या? ऑप्शन ए है अनिश्चित, बी है ऋणात्मक, सी है धनात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक होती है। अब आप लोग सोचिएगा, आप लोग पढ़े ही नहीं है इसको, लेकिन फिर भी परीक्षा में आया है। कैसे आया है मैं आपको बता दूं। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, तो जाहिर सी बात है उसका जो पी पावर होता है, P बराबर 1/f, वह भी माइनस में आएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। फिर अगला प्रश्न है 6 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या? ऑप्शन ए हमेशा उल्टा, बी हमेशा सीधा और सी है हम सीधा भी और उल्टा भी, डी में से कोई नहीं। क्या लगता है? ये तो आसान प्रश्न है, ये आप लोग पढ़े होंगे पुराना पैटर्न के आधार पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हमेशा सीधा बनता है उत्तल दर्पण, इसीलिए इसको गाड़ी के जो है साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? मैं इसके पहले जो है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का मैं ऑब्जेक्टिव को वीडियो जो है मैं डाला हूं, और उसी में यह क्वेश्चन में बताया भी था। मैं उसमें जो वीडियो डाला हूं उसमें से किसी तरह हम मुझको लग रहा है कि 10 प्रश्न लड़े हैं। आप लोग उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ये क्या है? ऑप्शन ए क्या है? सेंटीमीटर में होता है कि मिलीमीटर में होता है कि मीटर में होता है कि मात्रक भिन्न? तो आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? क्या लगता है प्यारे बच्चों सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, वह मात्रक विहीन होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ये प्रश्न भी मैंने पूछा था। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, डी है बाइफोकल लेंस। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया भी था कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या अगला प्रश्न? विशालक शीशा। प्यारे बच्चों क्या अगला प्रश्न कि विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा होता है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास इज, आप लोग देखिएगा कि प्रश्न में पहले ही बताया है कि अंग्रेजी समझ में ना आए तो हिंदी को ही आप समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन होता है जो हिंदी वाला जो है समझ में नहीं आता है। अब जैसे कि बहुत ऐसा शब्द है जिसको हम लोग अंग्रेजी में ही जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते हैं। जैसे कॉलर को हिंदी में क्या कहेंगे, बटन को क्या कहेंगे, आप सोचिए। बस को हिंदी में क्या कहेंगे, साइकिल को, मोटरसाइकिल को, रोड को तो सड़क कहेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। बहुत ऐसी चीजें हैं। हेडेक लोग कहते हैं हमको हेडेक, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो हम लोग अंग्रेजी शब्द ही जानते हैं। तो विशालक शीशा क्या होता है? कभी कभी प्रश्न ना आए तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल दर्पण और डी है अवतल लेंस। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। विशालक शीशा जो होता है उत्तल लेंस का होता है, समझे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर
10 नंबर, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? प्यारे बच्चों, कांच के 25 प्रश्न बनाने हैं 30 में से, आप लोगों को बताना है कितना जो है उत्तर सही बना के लाए हैं, चेक कीजिए अपने आप को। तो कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम माने कम होता है? कम विचलन किस रंग का होता है? ऑप्शन ए है नीला, बी है बैगनी और सी है लाल और डी है पीला। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो मूर्ता भी सबसे कम है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में कौन लवण है? आप देखिएगा, अब केमिस्ट्री में आ गए, 10 फिजिक्स का प्रश्न था, अब केमिस्ट्री में आ गए। 10 फिजिक्स से पूछा है, 10 केमिस्ट्री से, 10 बायोलॉजी से। बस 30 में से आपको बनाने हैं 25, और कम से कम आपका 25 में है 25, तो 25 में 25 सही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो गलत होने का मतलब है कि रिजल्ट आपका खराब होना। ऑप्शन ए क्या है? तो पोटेशियम सल्फेट, बी क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सी क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लगता है तो इसमें से लवण कौन है? क्या लगता है? ऑप्शन ए, बी, सी, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम सल्फेट। आप लोग देखिए, ये लवण है। तो कोई भी धातु है, पोटेशियम हो गया या फिर सोडियम हो गया, उसमें सल्फेट या कार्बोनेट जुड़ता है तो वो लवण बना देता है। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए देखिएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी लवण, नमक, साधारण नमक और जल बनाते हैं। ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। या फिर आयरन, लोहा, जिसको Fe से सूचित करते हैं, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जो है आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। ऑप्शन बी सही है। या फिर ऑप्शन सी में क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऑप्शन सी देख लीजिए। और ऑप्शन डी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटता है, विखंडन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें से हमको बताना है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा तो आपको पता ही होगा, किसे कहते हैं? जब कोई जो धातु होता है, तत्व होता है, किसी अन्य जो पदार्थ के या धातु के जो है विलयन से उसको अलग कर देता है, उसका खुद स्थान ले लेता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये जो है सही जवाब होगा। आप लोग कैसे देखिए, ये जो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर है, तांबा है, लेकिन लोहा उसको क्या किया है? तो लोहा उसको क्या किया है कि कॉपर को इधर अलगे हटा दिया है, कॉपर को अलगे हटा दिया है और खुद कॉपर का स्थान ले लिया है। तो ये जो है आप लोग देखिए, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना यानी भाखरा चूना। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम। प्यारे बच्चों, बुझा हुआ जो चूना होता है उसका सूत्र होता है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जल्दी से बताइए, ये आसान प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा इसका सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं भाखरा चूना या बुझा हुआ चूना। कली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि जिंक और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाते थे, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए क्या है? अपघटन, बी क्या है? अवक्षेपण, सी क्या है? उपचयन, और डी क्या है? विस्थापन। प्यारे बच्चों, क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑक्सीडेशन, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उसमें ऑक्सीजन जुटता है। आप देखिए, जिंक में क्या हो गया है? इस जिंक में ऑक्सीजन जुट गया है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। तो अगला प्रश्न क्या है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है अपचयन, बी है उपचयन, सी है विस्थापन, डी है संयोजन। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भोजन में शरीर में भोजन का पचना जो है कौन सी अभिक्रिया है? तो अपचयन प्रक्रिया है, अभिक्रिया है ना। फिर आता है अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए क्या है? H2 + O2, H2O। और बाकी ऑप्शन आप देखबे मत कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब जो है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मैं क्यों बता दिया हूँ, इसी को देखकर बाकी क्यों नहीं देखने दिया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सही बात है। लेकिन ये जो है यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एक ही है। तो अभिकारक और उत्पाद, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं, ये अभिकारक है और H2O बना रहे हैं, उत्पाद है। तो इनमें जो है परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये समीकरण संतुलित नहीं, बाकी ये जो 3 समीकरण है संतुलित है। ठीक है, फिर आते हैं, अब कितना समझाएं हम, ज़्यादा समझाने से क्या होता है ना, वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं। हालांकि उन्हीं के लिए हम इतना परेशान है ना, लेकिन वे खुद नहीं देख पाते हैं, इससे समस्या हो जाती है। आदमी जल्दी जल्दी जो है बताना चाहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बताइए। आज तक ये प्रश्न जो है कंफ्यूजन प्रश्न है, आप लोग जो है जरूर आपके दिमाग में जो है कई तरह से शौक लगा होगा इस प्रश्न को देखकर। ऑप्शन ए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है कार्बोलिक अम्ल, सी है कार्बोनिक अम्ल और डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सही लगता है, क्या सही जवाब होगा आपको प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बोनिक अम्ल जो है, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है अमोनिया और डी है ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन तो अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ताज़ा तेल को अगर कोई भी पदार्थ है लंबा समय तक रखना है तो उसको ठंडा जगह पर रखना होगा। लेकिन नाइट्रोजन गैस बहुत ही ठंडा होता है, खासतौर पर जो मवेशी डॉक्टर होते हैं, अपने जो सीमेन वगैरह लेके घूमते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, वो बहुत ठंडा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, क्या है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे कहते हैं, ऑप्शन ए क्या है, गलनांक, ऑप्शन बी क्या है, क्वथनांक, ऑप्शन सी क्या है, ज्वलन तापमान और डी क्या, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके माध्यम से भी बता सकते हैं, या फिर क्या आप लगा के आए स्कूल में। तो इसका प्यारे बच्चों सही जवाब होगा इसका सी, ज्वलन ताप कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलता है उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? ऑप्शन ए है आंसू का, अब आ गए हम लोग, देख लीजिए बायोलॉजी में। ऑप्शन बी है पित्त रस का, सी है दूध का, डी है पसीना का। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो सबसे क्षारीय। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 20, पित्त रस का। ये जो पित्त रस होता है वो क्षारीय होता है, जो हमारा छोटी आंत होता है। आमाशय में भोजन का पाचन जो होता है अम्लीय मादे में होता है, छोटी आंत में क्षारीय मादे में होता है, जिसमें पित्त रस का स्राव होता है, बहुत क्षारीय होता है वो, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पित्त रस का। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? जो शुक्राणु अंडाणु से मादा के शरीर के भीतर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए गर्भाशय में मिलते हैं, ऑप्शन बी अंडाशय में, सी है योनि में, डी है फेलोपियन नालिका में या फेलोपियन ट्यूब में। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? आसान प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फेलोपियन नालिका में मिलते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न में, द्विखंडन किस में पाया जाता है? इसमें तो पक्का आप लोग ये क्वेश्चन पूछा ही गया आपका मजा लेने के लिए। ऑप्शन ए क्या है, प्लेनेरिया में, बी है जीवाणु में, सी है हाइड्रा में, डी है स्पंज में। सब बच्चा याद किया है कि किस में द्विखंडन पाया जाता है, अमीबा में, लेकिन यहाँ पर तो अमीबा ऑप्शन में नहीं है। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा बी, जीवाणु में। प्यारे बच्चों सभी जीवाणु में तो नहीं, लेकिन कुछ जीवाणु में द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन दो जीव में पाया जाता है, एक तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया में या फिर प्रोटोजोआ में। तो अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना, ये 3 जीव प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें तो द्विखंडन होता है आप लोग जानते हैं, लेकिन जीवाणु में भी होता है, सभी में नहीं होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? जन्म हार्मोन किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है टायरोसिन, बी है थायरोट्रोपिन, डी सी है ऑक्सीटोसिन और डी है इंसुलिन। काफ़ी ऐसे बच्चे जो हार्मोन जो अभी तक जो है नहीं पढ़े हैं, जो सिलेबस से नहीं पढ़े होंगे, तो क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। ऑक्सीटोसिन को कहते हैं बर्थ हार्मोन, है ना, जो कि रिलैक्स पहुंचाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि कूटपाद पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? क्या लगता है? ऑप्शन ए है मछली, आसान प्रश्न है। बी है अमीबा, सबका सही होगा। सी है मेढक और डी इनमें से कोई नहीं। किस में कूटपाद पाया जाता है? तो अमीबा अपने भोजन को अपने कूटपाद के माध्यम से ही घेरता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न में, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी रंध्र रहता ही नहीं है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए क्या है? नागफनी, बी है हाइड्रीला, सी है कनेर, डी है आम। बहुत ऐसे बच्चे ये भी जो है आपके मजा लेने के लिए ये प्रश्न जो है पूछा गया है ना। क्यों, मैं बता रहा हूँ। तो भाई पत्ता में ही रंध्र पाया जाता है, जो जिस पौधा में पत्ता होगा उसी में ना रंध्र होगा। तो नागफनी के पौधा में जो है, आप लोग बताइए कि उसमें पत्ता होता है, उसमें कांट होता है ना, इसलिए इसमें रंध्र नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं कब अगला प्रश्न क्या है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण या परिवहन तंत्र जो खुला हो किसमें पाया जाता है ना? ऑप्शन ए बिल्ली में, बी है तितली में, सी है मनुष्य में, डी है कबूतर में। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो खुला परिवहन तंत्र है वह कीटों में पाया जाता है, या फिर तेलचट्टा जो होता है कॉकरोच, उसमें ही पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, तितली में पाया जाएगा। पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए भोजन के लिए, बी है जल के संवहन के लिए, सी है अमीनो अम्ल के लिए, डी ऑक्सीजन के संवहन के लिए। मैं आपको एक बार बताया था जरूर, है ना। क्या आप लगता है क्या सही होगा आप लोगों को? तो जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम से जल, फ्लोएम से फल माने भोजन। तो याद कर लीजिएगा इस ट्रिक को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए है हाइड्रा, बी है मेढक, सी है मनुष्य और डी है मछली। उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें दोनों लिंग, नर का लिंग भी पाया जाता है, नर का युग्मक, नर हार्मोन और मादा हार्मोन दोनों पाया जाता है, माने अंडाणु शुक्राणु दोनों पाया जाता है। वो कौन जीव का उदाहरण इन चारों में से कौन है? ऑप्शन ए है हाइड्रा, बी है मेढक, सी है मनुष्य, डी है मछली। आप लोग किसको याद किए हैं? केचुआ को, हमको पता है, लेकिन सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए हाइड्रा भी होता है। सभी हाइड्रा नहीं, लेकिन कुछ हाइड्रा जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। हाइड्रा द्विलिंगी भी हो सकता है, एक लिंगी भी हो सकता है। कितना मजेदार चीज़ है उसके लिए, है ना। फिर अगला प्रश्न है 29 नंबर की, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? पक्का आप लोग सही बनाइएगा। क्या बताएं कि ना बताएं? ऑप्शन ए है 20, बी है 28, सी है 30 और डी है 32। वयस्क मतलब बड़ा, है ना, बच्चा नहीं मैं कह रहा हूँ, बड़ा। जो वयस्क के मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो बोलता है कि नहीं तुम्हारा 32 ही तोड़ देंगे। कितना होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि शुक्राणु कोशिका होते हैं। ऑप्शन ए है अगुणित, बी है द्विगुणित, सी है त्रिगुणित, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चे जो है काफ़ी छोड़े होंगे, क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए, अगुणित होते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना सही है। तो कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही बना के आए हैं और कितना ख़त्म कर दिए हैं, और फिर से उसको सुधारा कैसे जाएगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो है दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो का, कि सब आपके दोस्त जो है पता लगा सके कि उनका कितना सही है या फिर कितना गलत है।